Hello students, welcome to my channel Gyan Ganga, and this is our new presentation, that is another poem by William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud, or also known as Daffodils. This name was given later on. Daffodils is the name which is given later on, but the earlier it was known as I Wandered Lonely as a Cloud. So this is a very famous poem and very important work by William Wordsworth. तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो हमें यूपी टीजीटी पीजीटी में मदद करेगा और ये नेट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम मेनली यूपी टीजीटी पीजीटी को फोकस करके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए अपना नया वर्क शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, या उसको डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पोएम डैफोडिल्स के बारे में। डैफोडिल्स क्या है? एक प्रकार के येलो कलर के फूल होते हैं, उनको देख करके पोएट ने कुछ ये पोएम लिखी है। तो फर्स्टली इसको हम इंग्लिश में, फिर हिंदी में, आपको जैसा कि पता ही है, तो पहले हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, ये आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में मदद करेगा। और अगर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ we'll start our poem I Wandered Lonely as a Cloud. So here we have to remember that I Wandered Lonely as a Cloud is also known as Daffodils, and it is a lyric poem. So you can be asked a question that what kind of work it is. It is a lyric poem. So what is the other title? It is Daffodils. This Daffodils title was given later on by critics. Earlier it was known as I Wandered Lonely as a Cloud, and it was written in 1804 and published in 1807 in the collection of works, that is poems, in 2 volumes. And there is a revised version of this poem also, that is in 1815. So all these points we have to remember, because we can be asked a question that in which work it was published. So it was published in poems in 2 volumes, and it was written in 1804. And in which year it was published? It was published in 1807. So these points you have to keep in mind, because from these points, all these points are very important. These points we can be asked a question. So whatever points we are discussing here, these are very important points, and you expect a question from these points. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड एक बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि डैफोडिल्स के नाम से भी जानी जाती है। ये डैफोडिल्स नाम जो है बाद में दिया है, क्योंकि इस पोएम में देखिए एक्चुअली डैफोडिल्स का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और ये एक लिरिक पोएम है। तो डैफोडिल्स एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तरह का फूल, एक किस्म का ये, ठीक है। और ये 1804 में लिखी गई थी, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। किस वर्क में पब्लिश हुई थी ये आपको याद रखना है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और इसका एक रिवाइज्ड वर्जन भी आया था 1815 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना, बिकॉज इन सभी पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। अगेन दिस पोएम इज ऑल्सो रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, एंड द पोएम प्रेजेंट्स द पीस एंड सॉलिट्यूड ऑफ नेचर very elegantly. So here in this poem, poet is talking about the peace and solitude of nature very elegantly, and the rhyme scheme used here is AB AB CC. So this is the rhyme scheme, and you can be asked a question that what is the rhyme scheme used in I Wandered Lonely as a Cloud or Daffodils. So you can be asked a question that what is the rhyme scheme used in Daffodils. So we have to remember that we have to know that AB, AB and CC is the rhyme scheme which is used in Daffodils. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और किसके बारे में बात की जा रही है? तो पीस और जो सॉलिट्यूड नेचर का होता है उसको बहुत अच्छे से यहाँ प्रेजेंट किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसमें जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो ए बी और CC की राइम स्कीम यूज़ हुई है, ठीक है। तो ए बी CC, ये राइम स्कीम यहाँ पे यूज़ हुई है।
तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, पूरी हमारी ये पोएम है अब, ठीक है। पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिए। अब चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय लाइन, पूरा वर्ड बाय वर्ड पूरा हम समझते हैं, ठीक है। तो पोएम क्या बोल रही है? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. तो पोएम में पोएट जो है वो ये कह रहा है कि द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट ही इज वंडरिंग लोनली जस्ट लाइक a cloud floats on high over the valleys and hills, just like a cloud floats over the hills. The poet is also wandering like a cloud. So poet is comparing himself with a cloud. So he says that he is wandering, he is just roaming here and there like a cloud moves over the valleys and hills. So poet is comparing himself to a cloud. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, पोएट अपने आप को एक क्लाउड से कंपेयर करते हैं, एक बादल से कंपेयर करते हैं वर्ड्सवर्थ, और कह रहे हैं कि मैं इधर उधर पहाड़ों के ऊपर, घाटियों के ऊपर घूम रहा हूँ, जैसे कि एक अकेला बादल का झुंड घूमता है, या एक जैसे बादल घूमता है, छोटा सा टुकड़ा बादल का। तो पोएट भी कह रहे हैं कि मैं एक बादल के टुकड़े की तरह पहाड़ियों के ऊपर जैसे बादल घूमता है, वैसे ही मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे पोएट अपने आप को बादल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एज अ क्लाउड, यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस हम बाद में वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। सो अ सिमिली इज देयर इन एज अ क्लाउड। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So here he's saying that when he was wandering here and there, he suddenly saw a crowd. It means lot of golden daffodils, a crowd of lot of daffodils he saw. So here you can see personification is there. Crowd is used for people, but here he is using for flowers. So he saw golden daffodils, lot of golden daffodils. Where they are present? They are present by the side of the lake and beneath the trees, and they are fluttering, they are moving in breeze, and they are dancing in the breeze. So this is what poet is describing, that how these daffodils are looking. They are present in form of a crowd, in lot numbers they are present, and they are present besides the lake, and they are present beneath the tree, below the tree they are present, and they are fluttering and they are dancing in the breeze. So they are moving with the help of breeze, that is air, that air is blowing there. So this is what poet is explaining, that when he was wandering here and there lonely, he suddenly saw a lot of daffodils, and they are present beneath the trees besides the lake, and they are dancing, they are fluttering in breeze. It means they are shown to be very happy, they are dancing and fluttering. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखते हैं कि अचानक ही पोएट को घूमते घूमते बहुत सारे डेफोडिल्स, फूल होता है जो एक प्रकार के, डेफोडिल्स आर काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो डेफोडिल्स जो होते हैं येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो उनको दिख जाते हैं, बहुत सारा झुंड होता है उसका, मतलब बहुत सारे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा को यहाँ पे क्राउड और होस्ट के रूप में बताया है। तो बहुत सारे वहाँ पे डेफोडिल्स वहाँ पे खिले होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, मतलब कि कोई लेक होती है उसके बगल में और पेड़ के नीचे। तो वहाँ लेक होगी, साइड में पेड़ भी होंगे, तो लेक के बगल में पेड़ के नीचे प्रेजेंट है। वो फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ा रहे हैं इधर उधर, और डांसिंग मतलब डांस कर रहे हैं, हवा की मदद से वो फूल जो है मूवमेंट कर रहे हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे वो डांस कर रहे हैं, कैसे वो फड़फड़ा रहे हैं हवा की मदद से। तो ये नेचर की ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, कि नेचर में किस तरह से फूल जो खिले हुए हैं इतने सुंदर हैं, वो हवा में फड़फड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा। नाउ सेकेंड स्टेंजा वी कम, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. So they are described to be present continuously. So there is a very long stretch, very long line of the daffodils, and they are present like stars are present on
Milky Way galaxy, and they are twinkling like stars are twinkling in the Milky Way galaxy. They are also present in a continuous manner. It means there is no space in between the flower. There is a very long line of flowers present. So this is how they are present, like stars are present continuously in a galaxy, that is our galaxy, Milky Way galaxy. Just like stars twinkle in the Milky Way galaxy, these are continuous. So continuity of the flowers, or their lot of numbers, is presented by this continuous. So they are present continuously. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फिर से पोएट बोल रहे हैं कि वो फ्लावर्स लाइन से लगातार, बहुत लंबी चौड़ी उनकी लाइन है, जैसे कि सितारे जो होते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में लाइन से होते हैं और सब चमकते रहते हैं लगातार, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, लाइन से तारे चमकते रहते हैं। उसी तरह से ये लाइन से बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, फूलों की कतार है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी तरह से ये फूल भी मौजूद हैं जिस तरह से तारे सितारे जो होते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद होते हैं हमारे, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड in never ending line along the margin of a bay. So again he's saying that they are present, or they are stretched, or they have occupied an area in a never ending line. It is just like that line is not going to end, it is endless, and along the margin of the bay. So they are present along the side of the bay or side of the lake, you can say. So he's again saying they are present along the side of the bay, but it is like it is not going to end. So it is a very long line or very long stretch or very long area where they are present. So that area is very large in which these daffodils are present. तो अगेन मतलब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि वो फैले हुए हैं, स्ट्रेच मतलब पूरे फैले हुए हैं, नेवर एंडिंग लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे वो लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मतलब इतनी लंबी लाइन है, बहुत दूर तक वो मतलब फैले हुए हैं। और मार्जिन ऑफ द वे मतलब बे के किनारे, लेक के किनारे वो सारे वहाँ पे फूल जो हैं वो मौजूद हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी लंबी लाइन है, इतना लंबा उन्होंने एरिया कवर किया हुआ है, पूरा फैले हुए हैं वहाँ पर वो। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So again he is saying that he saw around 10,000 flowers in just a glance. It means in just a single look he saw around 10,000 flowers, and they are tossing their heads in a sprightly dance. So they are moving their head, they are actually doing a kind of dance. This is what poet is describing, that they are moving due to the breeze or due to the air blowing there. So it shows their happiness actually, and there is a hyperbole that how one can count 10,000 or how one can see 10,000 flowers in a single look. So there is a hyperbole in 10,000. So students यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बस एक ही झलक में 10,000 फूल देख लिए लगभग, और वो सारे हवा में ऐसे नाच रहे थे, खुशी के कारण जो है, खुशी में जो है डांस कर रहे हैं। तो पोएट यहाँ पे यही डिस्क्राइब कर रहा है फूलों के बारे में कि भाई उसने एक ही झलक में 10,000 फूल देख लिए, और उनका जो हेड है मतलब ऊपर का जो पोर्शन है वो उनका पूरा हिल रहा है, हवा में डांस कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे पोएट इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो फ्लावर्स किस तरह से वहाँ मौजूद हैं और हवा में किस तरह से वो हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, ठीक है। So this is how we have completed our second stanza. Now this is the third stanza. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. Here the poet says the waves are also dancing besides the daffodils. It means daffodils and waves, that is they are present besides a lake. So daffodils and lake are present side by side, and they both are dancing, but they outdid the sparkling waves. But it is said, the poet is saying that these flowers are dancing in a more better way than the waves in glee. Glee means in happiness. So he says that flowers are looking more happy, they are dancing more happily, they are dancing more beautifully than the waves. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि भाई जो वेव्स है वो भी देखिए डांस कर रही है, वो भी उछल कूद कर रही है, और जो फ्लावर्स हैं वो भी उछल कूद कर रहे हैं, सब खुशी में डांस तो कर रहे हैं, लेकिन हो कह रहा है कि बट दे आउटडिड, लेकिन जो डैफोडिल्स हैं उन्होंने क्या किया, ज़्यादा अच्छा डांस किया, ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं वो इन कंपैरिजन टू वेव्स, यानी कि वेव से ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहे हैं ये फ्लावर्स, यानी कि खुशी से ये लोग नाच रहे हैं जो फ्लावर्स, ये वेव से भी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं। A poet could not but be gay in such a jocund company.
So poet is saying that poet has no other option and he has to be happy in such a jocund company, in such a very happy, joyful company. The poet is not remaining with any other option. So earlier the poet was describing that he is wandered like a lonely cloud. He was actually presenting some kind of sorrow or he is not happy. But now the poet has no other option that he has to be happy. And in such a jocund company he has to be happy. So this is how poet is describing. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि भाई उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था इस इतने मनोरम दृश्य को, इतने सुंदर दृश्य को देखकर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा. बट बी गे, मतलब उसे भी खुश होना पड़ा, देख के उसे भी खुशी हो रही है और कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे. इन सच ए जोकन कंपनी, मतलब इतनी अच्छी खुशी, हंसी खुशी माहौल में, इतनी अच्छी कंपनी में. जोकन मतलब लाइवली या हंसी भरा, खुशी भरा, आनंददायक, इस तरह की जो कंपनी थी उसमें ये जिंदा दिल जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह की कंपनी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बस उसे भी खुशी होना ही पड़ा. मतलब पोएट भी खुश हो गया ये सब चीज़ें देख करके, बहुत खुश हुआ पोएट. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So poet is saying that he is continuously looking at the flowers and he is not able to think, he is not able to think anything, and he is also not knowing that what he has obtained from this show, from this scenery of the flowers, what he has got, he is not knowing, he is not able to think, but he is happy and he is continuously looking at the flowers and he is not knowing what wealth he has got from this show. तो पोएट यहाँ कह रहा है कि भाई मैं तो लगातार उसको देखता रहा, कुछ सोच नहीं पाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई मुझे इससे क्या मिला, क्या वेल्थ मिली, क्या खुशी मिली, क्या उसने प्राप्त किया, उससे पोएट समझ भी नहीं पा रहा. लेकिन देखिए पोएट कहीं ना कहीं हैप्पी हो गया. तो आप देख सकते हैं कि नेचर का बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि सॉलिट्यूड से वो अब हैप्पी हो गया है. अकेला था बेचारा, लेकिन इस दृश्य को देख के, इस सीन को देख कर के वो बहुत ही खुश हो गया और लगातार उसको देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है. उसको देख कर के बस उसे खुशी मिल रही है और ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या वेल्थ उसको वहाँ से मिली. ठीक, अभी तो वो समझ नहीं पा रहा है. नाउ वी हैव द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज फोर्थ स्टैंजा. For off means often. For off, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood. So poet is saying that whenever he's lying in his sofa, he's lying in his bed or sofa, actually it is couch. Couch means a kind of sofa on which we sit. He is in vacant, he is not having any thought in his mind, or whenever he is in pensive mood, he is sad, a kind of. So whenever he is sad or whenever he is not having any thought in his mind, and whenever he is lying on his bed, he is lying on his couch, his sofa, wherever he is sitting and taking rest, so what happens at this time? They flash upon that inward eye. Who? They means the daffodils. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And this, whenever he is sitting in solitude, that memory of the beautiful scene is going to give him bliss, that is the happiness. So he is getting bliss from just the memory or imagination or the sight of that daffodils. So inward eye means his mind, his heart, his memory, and the sweet memory of the daffodils. So this is what inward eye. Here there is a metaphor. So poet says that whenever he is sitting quietly and the memory of that scene comes to him, he just feels the happiness in that solitude. So poet says that whenever he is sad or whenever he is not having anything to think about, he just feels that the memory of that scene gives him happiness or bliss. That is, that solitude time is filled with the bliss or happiness by the memory of that daffodils. Yes, now again the poet says, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So this is the end of the poem, and at the end the poem says that whenever the thought of
daffodils came to my mind or came to my heart, then my heart gets filled with pleasure and I feel happiness, and my heart also starts dancing with the daffodils. In the memory of the daffodils, just like daffodils were dancing in air, my heart also dances. It means he gets happiness, he gets happy. This is what poet actually is trying to say in this last stanza, that whenever he is sad or whenever he is in vacant or empty mood, whenever he is sitting, then the thought of that daffodils or the sweet memory of the daffodils came to his inward eye. Inward eye means to his heart, to his mind. Whenever the sweet memory came to his mind, that gives him the bliss of solitude. So whenever he is in solitude, whenever he is alone, it fills him with the happiness. Bliss means happiness. He gets happy and his heart also gets filled with pleasure, and his hearts or his mind or his thoughts becomes, he feels like happy, and he also starts dancing with the daffodils. It means he becomes happy, and dances with the daffodils means he becomes happy again. No one will dance if he is not happy. So this is what he is trying to say, that the memory of the daffodils give him pleasure, give him happiness, give him bliss, and makes him happy again. So this is what poet is trying to say in the last paragraph or last stanza. तो स्टूडेंट्स, लास्ट टेंजा में क्या बोलते हैं पोएट की, जब भी मतलब वो अकेले पड़े होते हैं अपने सोफे पर, अपने काउच पर पड़े होते हैं, चाहे वो वैकेंट मूड हो, मतलब दिमाग में कुछ भी ना हो, खाली ऐसे लेटे हों चुपचाप, या कभी दुखी होकर लेटे हों, तो होता क्या है कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो उन डैफोडिल्स, दे मतलब कि उन डैफोडिल्स की मेमोरी जो होती है, उनकी स्वीट यादें, उनकी स्वीट मेमोरी, उनकी इमेजिनेशन, उनकी थॉट जो होती है, उनकी इनवर्ड आई, दिलो दिमाग पे जैसे उसका ख्याल आता है उनको, तो होता क्या है कि उनका सारा जो सॉलिट्यूड होता है वो उससे भर जाता है, खुशी से भर जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब इनको सॉलिट्यूड में वो खुशी देता है कि इतना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा था, उससे इनको खुशी मिलती है। ब्लिस मीन्स परमानंद, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और इनका हार्ट जो होता है, इनका दिल जो होता है, प्लेजर से, खुशी से, उल्लास से भर जाता है। और फिर वो भी जैसे वो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, इनका दिल भी उसी तरह से नाचने लगता है, झूमने लगता है। तो मतलब ये खुश हो जाते हैं, कहने का मतलब। तो एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, मतलब ये सारा दुख और सारी वो फालतू चीज़ें भूल जाते हैं, और खुशी से इनका दिल दिमाग सब कुछ झूमने लगता है, और पोएट भी खुशी से झूमने लगता है उसकी मेमोरी को याद करके। तो इस तरह से पोएट, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पोएम को पूरा अच्छे से एनालाइज कर लिया है, और एक एक वर्ड बाय वर्ड हमने एनालाइज कर लिया है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसके बाद हमारे पास है समरी। चलिए जल्दी से समरी देख लेते हैं पोएम की। समरी में क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में, इन समरी व्हाट वी फाइंड इन द समरी ऑफ द पोएम, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट he is wandering like a lonely cloud, and suddenly he saw a lot of daffodil flowers dancing in breeze besides a lake. So this is what we have discussed, everything, that poet was lonely and he's moving here and there, like just like a cloud moves above the hills, and suddenly he came to saw lot of daffodils which were growing besides the lake and below the trees. So this is the summary. I think summary is already explained to you, but it is written here, so I am telling you. So in first stanza this is what poet says. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, पोएट कहते हैं कि भाई ये अकेले बादल की तरह इधर घूम रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सारे डेफोडिल्स जो फ्लावर होते हैं वो खिले हुए हैं, मतलब लेक के किनारे पेड़ के नीचे वो खिले हुए हैं। तो उनको देख रहा है कि वो कैसे नाच रहे हैं, हवा में हिल रहे हैं, झूम रहे हैं। तो उनको देख के पोएट को थोड़ा खुशी महसूस होती है उनको देख करके। So in second stanza, he describes that the daffodils are present endlessly like stars. So he is saying that the daffodils are present without any break. They are present in a continuous manner, and just like stars are present in a galaxy. And he also says that they are present like the line is not going to end. So present in a manner that this line is never going to end. And poet also says that they are around 10,000 and they are dancing in happiness. So poet guesses that they may be around 10,000. He says that in a just single glance he saw around 10,000s of flowers and they are dancing in happiness. So this is what poet explains, how they are happy, how these daffodils are happy. So this is what poet explains in the second stanza, that they are present endlessly and
they are present in a line which seems not to be ending anywhere, and they are present around 10,000. They are very happy and they are dancing in breeze. सो सेकेंड स्टेंजा में पोएट यही कहते हैं कि भाई वो डेफोडिल्स ऐसे प्रेजेंट थे जैसे कि सितारे होते हैं गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं, बिना किसी अंत के लाइन से प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और पोएट ये कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक झलक में उसने 10,000 फूलों को देख लिया और सब वो हवा में खुशी से झूम रहे हैं। तो पोएट यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में यही डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड स्टेंजा, इन थर्ड स्टेंजा poet describes that daffodils are dancing in more beautiful manner than the waves. So poet is saying that daffodils are dancing in a much better than the waves are dancing. Though both are dancing, the waves are also dancing and the daffodils are also dancing, but the daffodils are dancing in a much better than the waves. And he describes that poet has no option but be happy. He says that poet is having no other option. By seeing this scene, he has to be happy, and says that the continue to and he also says that he's continuously looking at the daffodils and thinking what he has got from them, and he's not able to know that what he is getting from them. So he is just continuously looking at them and he is happy. There is no other option for the poet. So this is what he is describing in the third stanza. So in third stanza he तो थर्ड स्टेंजा में क्या होता है स्टूडेंट्स, पोएट बोल रहा है कि भाई डेफोडिल जो है वो डांस कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं कि वेव्स भी उतना अच्छे से डांस नहीं कर रही। भाई वेव्स और डेफोडिल्स दोनों साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं, लेकिन जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं और डेफोडिल्स है वो भी डांस कर रहे हैं, लेकिन जो डेफोडिल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं वेव्स के कंपेरिजन में। यानी कि जो डेफोडिल्स हैं हवा में बहुत अच्छे से झूम रहे हैं और वेव्स से भी ज़्यादा अच्छे से झूम रहे हैं। ये पोएट कह रहा है कि उनकी ज़्यादा सुंदरता है। और ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट की उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, इतना अच्छा सीन देख के उनको भी खुश होना पड़ता है, वो भी हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उसको देख करके। और ये भी कहते हैं कि वो लगातार उसको देख रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसको देखते ही जा रहा है पोएट, और ये समझ नहीं पा रहा है पोएट कि मतलब इनसे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, वॉट वेल्थ ही हैज़ गॉट फ्रॉम देम, क्या उनको मिलता है वहाँ से, पोएट ये समझ ही नहीं पा रहा है बस, लेकिन उसको देख के खुश है पोएट और लगातार उनको देखते ही जा रहा है पोएट। ठीक है, तो ये सब पोएम में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही है यहाँ पर। तो पोएट मतलब लगातार उसको देख रहा है और खुश हो रहा है, उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, और लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसे वहाँ से मिल क्या रहा है, लेकिन कहने के उसको बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ही परमानेंट ब्लिस उसको वहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टैंजा। अब नाउ इन लास्ट स्टैंजा वी इफ वी टॉक अबाउट, इन द लास्ट स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स द स्वीट मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स give him pleasure. The poet is saying that whenever the sweet memory of the daffodils comes to his mind, his heart, his inward eye, they gives him pleasure. They fills him with pleasure whenever he is upset or he is just sitting quietly thinking nothing. So the beautiful memory of the daffodils fills his heart with happiness, and the poet also becomes happy and he also starts dancing with the daffodils. So this is what poet has described in last stanza, that the beautiful memory or the beautiful scenery of the daffodils makes him happy whenever he just think about them, whenever he just imagine about what happened to him, what he saw when he was there. So whenever the memory of the daffodils come to his mind, his heart, he just gets happy. So this is what poet is describing, that the nature has a very good effect on his mind and heart, because he gets happy whenever he is sad, and whenever the memory of that daffodils come to his mind, he becomes happy, and he also starts dancing like the daffodils were dancing in the breeze. It means dancing here represents that the daffodils were happy, so here dancing represents that he also starts dancing with the daffodils, that he also becomes happy. So whenever the memory of the daffodil comes to his mind, he becomes happy, he also starts dancing with the daffodils. That is, he forget about his sorrows, forget about his miseries, and he also becomes happy. He also gets pleasure from the memory of the daffodils. तो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेंजा में पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्वीट मेमोरी थी डैफोडिल्स की, भाई जब भी वो कभी बैठे होते हैं अपने घर में, अपसेट होते हैं या ऐसे ही चुपचाप शांति से बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे होते, चुपचाप बैठे होते हैं, तो भी क्या होता है उसकी जो मेमोरी उसके दिमाग पे आती है, उसके दिलो दिमाग में जब भी उसका सीन वो आता है सामने, तो बहुत खुश हो जाता है, उसको बहुत खुशी प्रदान करता है, उसको परमानंद प्रदान करता है, उसको ब्लिस प्रदान करता है, और वो भी खुशी से जैसे वो झूम रहे थे पोएट भी झूमने लगता है। मतलब जैसे ही सोचता है ना कि कितना सुंदर नज़ारा था, उसको देख के उसका दिल खुश हो जाता है, उसका दिमाग खुश हो जाता है पोएट का, पोएट अपने सारे दुख को भूल जाता है। मतलब
दुनिया में जितने सारे कष्ट दुख हैं उन सभी को पोएट भूल जाता है। मतलब नेचर की जो इमेजिनेशन है, उसकी स्वीट मेमोरी है, उसका जो ख्याल है, उतना ही पोएट के दिमाग में आते ही पोएट इतना खुश हो जाता है कि वो भी डैफोडिल्स की तरह ही नाचने लगता है उनके साथ। मतलब वो खुश हो जाता है, अपने दुख को भूल जाता है, अपने कष्टों को भूल जाता है, और वो भी बहुत खुश हो जाता है। मतलब जो डैफोडिल्स की मेमोरी है उसको खुशी प्रदान करती है, प्लेजर प्रदान करती है, ब्लिस प्रदान करती है। ब्लिस मतलब परमानंद प्रदान करती है, बहुत खुशी उसको प्रदान करती है। तो ये पोइट यहाँ पे इन्होंने यही डिस्क्राइब किया है लास्ट स्टैंजा में। तो कहने का मतलब ये हो कि प्रकृति हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देती है, इसलिए ये प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति के साथ रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स हम थीम है, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने समरी और पोएट्री और उसके बारे में बहुत कुछ देख लिया। तो चलिए अब इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन प्लीज़ लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर इट मोर एंड मोर सो दैट एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है तो आप मुझे मैसेज करिए। जो लोग भी मतलब मुझसे पेड कोर्स के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी सी फीस देकर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ तो फ्री में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो पेड कोर्स अगर कोई मेरा लेना चाहता है, जिसको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो, तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं वाकई में, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो फ्री है वो तो यहाँ पर ही है। और जल्दी ही मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी अगले महीने से शुरू करने वाला हूँ पूरा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट के लिए कोर्सेज। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, और भी इसके हम थीम और पोएटिक डिवाइसेस सब डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।